भाई, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग पॉइंट। तो आज मॉर्निंग के अंदर आपका एक लाइव सेशन रखा गया और उसी के साथ ही हमने जो यूनिट नंबर 3 है आपका स्पेसिफिकेशन उसको कंप्लीट कर दिया था। तो आज 26 तारीख हो चुकी है और आज की डेट में आपके 2 चैप्टर हो चुके हैं। यूनिट नंबर 1 को हमने पढ़ लिया था, इंट्रोडक्शन को, और इसके साथ ही हमने जो यूनिट नंबर 3 है आपका स्पेसिफिकेशन उसको भी अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब आपके 5 चैप्टर रिमेनिंग है। इन 5 चैप्टर के अंदर जैसे कि एक तो आपका रहता है सेकंड चैप्टर रेट एनालिसिस और एक आपका रहता है यूनिट नंबर 7 वैल्यूएशन। इन 2 चैप्टर के अंदर थोड़ा थ्योरी पोर्शन रहता है। बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है जैसे कि आपका बिल्डिंग एस्टीमेट है, आपका रोड एस्टीमेट है, कैनाल एस्टीमेट है, ठीक है। तो ये जो 3-4 चैप्टर है जिसके अंदर आपका न्यूमेरिकल पोर्शन पूछा जाता है। लेकिन अब जो हम 2 चैप्टर जो आगे पढ़ने वाले हैं, एक तो हम पढ़ने वाले हैं रेट एनालिसिस दर विश्लेषण और एक हम पढ़ने वाले हैं वैल्यूएशन जो नंबर 7 है आपका। दोनों के अंदर थ्योरी के साथ में न्यूमेरिकल पोर्शन भी बनता है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि इसके अंदर जैसे आपको थ्योरी पोर्शन पढ़ाया जाए सिर्फ थ्योरी पढ़ के चला जाओ, न्यूमेरिकल भी आ सकता है, या फिर आप न्यूमेरिकल पोर्शन पढ़ के जाओ थ्योरी छोड़ जाओ। तो इसके अंदर थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है जो आपके 6 नंबर की 10 नंबर की तक बन सकती है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो सब कुछ विजिबल है, कोई दिक्कत नहीं। तो बात करते हैं अपने। तो ये जो चैप्टर है आपका रेट एनालिसिस, मार्किंग की बात करूं तो यूनिट नंबर 2 बनता है आपका। दूसरा चैप्टर है आपका एस्टीमेट का। और मार्क के बारे में बात करूं तो 12 से 18 नंबर का ये चैप्टर आपका बनता है। मिनिमम 12 नंबर का बन जाएगा। ये कोई ना कोई आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, वो अगर मान लो न्यूमेरिकल पूछता है तो 12 नंबर का वो बन सकता है। और इसी के साथ भी 12 के साथ में कभी कभी हो जाता है कि इसके साथ न्यूमेरिकल पूछा हुआ है और इसी चैप्टर से थ्योरी पोर्शन भी पूछा हुआ है, इसलिए मैंने मार्क्स इसके 12 से 18 बताए हैं। इंपोर्टेंट चैप्टर है, थ्योरी के साथ में इसका न्यूमेरिकल पोर्शन भी बढ़ता है। तो हमारा टारगेट होगा कि जब तक अपने अवेलेबल नहीं होते, ठीक है, 26 तारीख हो चुकी है, तब तक इसका थ्योरी पोर्शन कम से कम अपन पढ़ के रख लेते हैं, ताकि जैसे अवेलेबल होता है अपने ऑफलाइन के लिए वहां से अपन इसका इस चैप्टर का न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट करें और वहां से आपका जो गति है आपके कोर्स की वो थोड़ा सा बढ़ाएंगे। जैसे कि ऑफलाइन के अंदर आप 30-40 मिनट का लेक्चर देख रहे हो, तो वहां पर जैसे कि डेली का आपका सवा घंटा 1.5 घंटे का आपका लेक्चर होगा और बीच बीच में जैसे शनिवार का एक परमानेंट डे रख देंगे, उस दिन आपका क्या होगा, टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। साथ में आपका स्टील स्ट्रक्चर का टेस्ट लेंगे सबसे पहले। और ये जो सब्जेक्ट है आपका एस्टीमेट थ्योरी में क्लास में याद करवा दूंगा, ओरल टेस्ट ले लूंगा और जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसका भी अपन ने साथ साथ में टेस्ट कर लेंगे, डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। बाकी आप चीजें पढ़ना चालू करो, आपका जो प्रोजेक्ट वर्क है उसको आप कंप्लीट करो, ठीक है। और जो थ्योरी पोर्शन आपका बनता है उसको भी कंप्लीट करो। हाँ भाई, 1 मिनट। चलिए, तो ये जो चैप्टर है इसका थ्योरी पोर्शन 3 लेक्चर में बनेगा, तो उसको अपन कंप्लीट कर लेंगे। तो ये लेक्चर आप सिर्फ पढ़ने के हिसाब से देखें इसको, क्योंकि इसका जो पीडीएफ मिलेगी उसके अंदर मैंने इसको डिटेल में लिखा हुआ है। चीजें मैं यहाँ पे शॉर्ट में समझा दूंगा, पीडीएफ के अंदर आपको डिटेल में समझाया हुआ है। तो पीडीएफ को आपको या तो प्रिंट आउट करवाना है, नहीं तो उसको आप उतारना चाहो तो उतार सकते हो। लेकिन ये जो मैं करवा रहा हूँ इसको देख के आपको नोट्स नहीं प्रिपेयर करने, क्योंकि इसको मैंने यहाँ पे शॉर्ट में समझाया हुआ है। चलिए बात करते हैं हम दर विश्लेषण, रेट एनालिसिस, ठीक है, या दूसरा नाम क्या है भाई, दूसरा नाम है एनालिसिस ऑफ रेट। क्या होता है उसकी अपने बात करते हैं। डेफिनेशन आपसे पूछा जा सकता है कि रेट एनालिसिस दर विश्लेषण या एनालिसिस ऑफ रेट क्या होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो बात करते हैं भाई क्या होता है ये दर विश्लेषण। तो देखो क्या होता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई जो हमारा एस्टीमेट होता है, एस्टीमेट का काम सिर्फ ये नहीं होता कि भाई हमें कॉस्ट निकालनी होती है, ठीक है। एस्टीमेट का काम सिर्फ ये नहीं होता कि कॉस्ट निकालनी होती है। एस्टीमेट के अंदर सब कुछ आता है, कितनी मेटेरियल की रिक्वायरमेंट लगेगी, कितनी मेटेरियल के बाद में कितनी लेबर जो है उसकी क्वांटिटी कितनी लगेगी, ठीक है। लेबर को क्या कॉस्ट दी जा रही है, मेटेरियल के लिए कौन सी कॉस्ट दी जा रही है। इसके अलावा बहुत से खर्चे ऐसे होते हैं जो साइट पे लगते हैं, उनको भी हम क्या करते हैं, जब भी उसका रेट डिसाइड किया जाता है, जब उनको लेते हैं, जैसे कि बात करूं मैं, कॉन्ट्रैक्टर अपना प्रॉफिट लेता है, डिपार्टमेंट अपना एक चार्ज लेता है कोई भी कार्य करवाने का, ठीक है। और साइड पे छोटे मोटे बहुत से खर्चे होते हैं जिनको अपन कभी भी एस्टीमेट में इंक्लूड नहीं करते, लेकिन उनको अपन जब रेट उसकी डिसाइड करते हैं तो उसका एक अलग फंड अलॉट कर देते हैं कि ये इसका फंड होता है, ठीक है। कुछ कॉस्ट होती है, उन सभी को अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। जैसे कि साइट के अंदर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके लिए भी खर्चा बढ़ता है कि मान लो किसी लेबर का खर्चा हो गया, एक्सीडेंट हो गया तो उसको खर्चा देना पड़ेगा। साइट के अंदर जैसे कि कोई भी मशीनरी आ रही है उसके लिए खर्चा बनता है, कोई मशीनरी का अपन को रिपेयरिंग वर्क करवाना है, ठीक है। या फिर कोई मान लो कि अर्थक्वेक के कारण या फिर कोई भी जैसे कि एनवायरमेंट के कारण किसी भी चीज का नुकसान होता है तो उसका खर्चा कौन देगा,
ठीक है, चाय पानी का खर्चा, मोबाइल का खर्चा, ये सारा कुछ खर्चा जो है वो सारा कुछ रेट के अंदर डिसाइड किया जाता है। उसको अपन इस चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये मेनली जो चैप्टर है वो आपका रेट एनालिसिस है। लगभग आप इस चैप्टर के अंदर ये समझ लोगे कि किसी भी मेटेरियल की रेट जो है किस प्रकार से डिसाइड की जाती है, किसी भी आइटम जब भी एस्टिमेट प्रिपेयर किया जाता है तो आइटम्स जो होते हैं उनकी रेट किस प्रकार से डिसाइड की जाती है। तो बात करते हैं अपने कि भाई रेट एनालिसिस या एनालिसिस ऑफ रेट किसे कहते हैं। तो कोई भी जो वर्क होता है, किसी भी वर्क के दौरान उसमें जो भी लेबर है उसकी जो कितनी कॉस्ट है, उसके अंदर जो मटेरियल है उसकी क्या कॉस्ट है, उसके अंदर जो मशीनरी है उसकी क्या कॉस्ट है, और जो भी प्रॉफिट मिल रहा है उनको लेते हुए, और अदर जो भी कॉस्ट है, अदर कॉस्ट जैसे कि लेबर हो गया, मटेरियल हो गया, मशीनरी हो गया, या फिर अदर कॉस्ट जो भी होते हैं जिनको अपन डायरेक्टली देख नहीं सकते, जो इनडायरेक्टली लगते हैं वो हो गए। तथा रेट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो रेट को अफेक्ट करते हैं, इन सब की स्टडी करना, इन सब की स्टडी करके उस आइटम की रेट डिसाइड करना, इन सब की स्टडी करके उस आइटम की रेट डिसाइड करना क्या कहलाता है भाई, वो कहलाता है हमारा शेड्यूल ऑफ रेट, या जिसको अपने कह सकते हैं रेट एनालिसिस। क्या कह सकते हैं भाई, इसे अपने इसको अपने रेट एनालिसिस कह सकते हैं या एनालिसिस ऑफ रेट कहते हैं। ठीक है, तो एक सिंपल सी डेफिनेशन है, आपको ये समझना है कि जो भी आपका कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है इसके अंदर जो भी आइटम्स है, अब आइटम की रेट किन किन चीजों पर निर्भर करती है, आइटम की रेट निर्भर करती है जो भी मटेरियल उसके अंदर लग रहा है, जो भी लेबर उसके अंदर काम कर रहा है, या अदर जो भी कॉस्ट है उस पर, या रेट को प्रभावित करने वाले कारक है, इन सब को अपन स्टडी कर लेते हैं। उसके बाद में उस आइटम की रेट अपन डिसाइड करते हैं। तो किसी भी आइटम की जो रेट होती है डिसाइड करना ही क्या कहलाता है भाई, हमारा रेट एनालिसिस, या इसको अपने देसी भाषा में और किसी भाषा में बोले तो वो कहलाता है भाई हमारा एनालिसिस ऑफ रेट। यहां तक अपनी बात होगी, आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा कि रेट एनालिसिस या एनालिसिस ऑफ रेट किसे कहते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं कि जब भी रेट एनालिसिस किया जाता है, यानी जब भी दर का विश्लेषण किया जाता है, किसी भी आइटम की रेट जब बनाई जाती है या किसी भी आइटम की रेट जब डिसाइड की जाती है, तो पूछ लेते हैं कभी किसी इंटरव्यू के अंदर या ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा सकता है कि कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट कितना लिया जाता है। तो अपन को ध्यान में रखना है कि जब भी रेट एनालिसिस दिया जाता है तो कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट 10% लिया जाता है ओल्ड डाटा के अनुसार। आजकल ये थोड़ा सा वेरी कर रहा है, वेरी ऐसे कर रहा है कि जैसे कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो छोटा प्रोजेक्ट है तो वहां पर कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट 8% लेते हैं, बड़ा प्रोजेक्ट है तो 10%, 12%, यानी यहां तक कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट जो है वो वेरी करता है। तो ये भी अपन को ध्यान में रखना है। रेट एनालिसिस करते समय, किसी भी आइटम की दर का विश्लेषण करते समय कॉन्ट्रैक्टर अपना प्रॉफिट कितना लेता है भाई, 10% लेता है, तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए दर का विश्लेषण करते हैं। दूसरा अपन को ध्यान में रखना है कि जो आपका जो भी वर्क है, जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क है या जो भी प्रोजेक्ट है उसके अंदर वाटर का यूज होगा, वो वाटर आपका पीने के योग्य भी होगा, और वो जो वाटर होगा वो आपका जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क है उसमें जो यूज हो रहा है वो उसका चार्ज कितना लेते हैं, तो उसका चार्ज लेते हैं भाई 1.5%। ठीक है, तो ये अपन को ध्यान में रखना है कि रेट एनालिसिस करते समय वाटर चार्ज कितना लिया जाता है भाई, तो वो लिया जाता है हमारा 1.5%। आगे बढ़ते हैं, जब कोई मटेरियल है, ठीक है, कोई मटेरियल है वो किसी डिस्टेंस से आ रहा है, जैसे कि आप जैसे बीकानेर के अंदर हो अभी फाइनल जैसे कि, ठीक है, लेकिन जैसे कि आपको जो भी रिक्वायरमेंट चाहिए, जैसे कि आपको अपनी साइट पर ब्रिक्स चाहिए, आपको अपनी साइट पर रेनफोर्समेंट चाहिए, तो वो ब्रिक्स है, वो रेनफोर्समेंट है, आपको लोकल एरिया के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके आसपास जो भी इंडस्ट्रीज है वहां से उसको मंगवाना पड़ेगा। जैसे मान लो कि कोई इंडस्ट्रीज है जो कि 8 किलोमीटर दूर की डिस्टेंस है, कितनी किलोमीटर डिस्टेंस है भाई, 8 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि जैसे कि कोई भी मेटेरियल आ रहा है, जैसे कि मान लो आपकी ब्रिक आ रही है, यदि उसकी जो डिस्टेंस है ट्रांसपोर्टेशन की वो 8 किलोमीटर या 8 किलोमीटर से ज्यादा हो जाती है, तो उस स्थिति में उस ब्रिक की जो कॉस्ट है उसके साथ में आने जाने का खर्चा कितना लगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, उसको अलग से जोड़ा जाता है। तो ये यहाँ पे मैंने लिख दिया, 8 किलोमीटर डिस्टेंस होने पर रेट का जब भी एनालिसिस किया जाता है तो ट्रांसपोर्टेशन का जो चार्ज है वो अलग से एडॉप्ट किया जाता है, अलग से ऐड किया जाता है। ये बेसिक चीजें हैं जो अपन को ध्यान में रखनी है। और चीजें अपन को रेट एनालिसिस में क्या ध्यान में रखनी है, और आपको ये ध्यान में रखनी है कि जो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन होती है उस पर जो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल होते हैं और जो डिफरेंट डिफरेंट लेबर्स उसमें जो काम करती है उनकी रेट उस जगह पर क्या होती है, अलग अलग होती है। तो उसके अनुसार जब भी हम रेट एनालिसिस करेंगे तो उसकी रेट भी क्या होगी, अलग अलग होगी। जैसे कि मैं बात करूं, जैसे कि मान लो बीकानेर की कोई लेबर है वो मान लो एक दिन का 500 रुपए चार्ज करती है, थोड़ा सा और आगे जाओगे आप नागौर साइड में नौखा जाओगे वहां हो सकता है कि इससे थोड़ा कम चार्ज करती हो, 450 चार्ज करती हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा चार्ज करती हो, 600 चार्ज करती हो, 700 पर डे के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको, कोई भी लेबर की बात कर रहा हूँ मैं,
ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन होती है या डिफरेंट डिफरेंट जो वर्क होते हैं उसमें जो भी लेबर होती है, जो भी उसके अंदर मेटेरियल की आवश्यकता पड़ती है, तो उसके अनुसार उसका जो रेट का जो एनालिसिस निकलेगा, उसका जो दर का विश्लेषण होगा वो भी क्या होता है भाई, अलग अलग होता है। तो ये भी अपन को एक पॉइंट ध्यान में रखना है रेट एनालिसिस करते वक्त। ठीक है। और बात करते हैं कि जब भी हम दर का विश्लेषण करते हैं, जैसे कि मैं एक क्या हूं, मान लो जैसे कि मैं एस्टिमेटर हूं, मुझे एस्टिमेट करना है, तो मुझे मेरा काम है कि भाई मुझे रेट एनालाइज करना है। तो रेट एनालिसिस करने के लिए मेरे पास में कौन कौन सा डाटा होना चाहिए, तो मुझे रेट एनालिसिस करना है तो मेरे पास में क्या डाटा होना चाहिए कि मैं जिस भी आइटम का मैं रेट डिसाइड कर रहा हूं उसकी डिटेल नॉलेज मेरे पास में होनी चाहिए। ब्रिक है तो ब्रिक जो है कितनी क्वांटिटी लग रही है उसकी, जैसे मालूम है रेट एनालिसिस कर रहा हूं, जैसे कि मालूम ब्रिक वर्क का कर रहा हूं मैं, तो उसके अंदर मेरे पास सारा डाटा मेरे पास में होना चाहिए। ब्रिक कौन सी क्लास की लग रही है, ठीक है, ब्रिक की क्वालिटी कैसी है, ठीक है, ब्रिक को कहां से लेके आया था, ठीक है, यानी 8 किलोमीटर ज्यादा था तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कितना लगा था, ठीक है, ब्रिक की संख्या कितनी लगी है, ब्रिक में जो भी मजदूर वहां पे काम कर रहे थे, ठीक है, और उनकी पर डे की सैलरी कितनी मिल रही थी उनको, यानी पर डे का उनका दाढ़ी क्या बन रही थी, ठीक है। और बात करूं उसके अंदर जो मोटार यूज किया गया, उसके अंदर जो मसाला यूज किया गया, मसाला उसका रेशियो कितना था, मसाला के अंदर क्या होता था भाई, मसाला कौन सा था, अगर सीमेंट मोटा था तो सीमेंट मोटा था, तो सीमेंट कौन सी यूज की गई थी, सीमेंट को कहां से मंगवाया गया था। यानी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जब भी किसी भी आइटम का रेट डिसाइड किया जाता है तो उस वर्क की या उस आइटम की डिटेल नॉलेज आपके पास में होनी चाहिए, क्योंकि जब तक कि आपके पास में डिटेल नॉलेज नहीं होगी आप किसी भी आइटम का जो रेट है वो डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कुछ अपनी बात होगी किसकी भाई, ये हमारी बात होगी रेट एनालिसिस की, या इसको अपने कह सकते हैं एनालिसिस ऑफ रेट। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, तो एक सिंपल सी डेफिनेशन है, आप लिखोगे किसी भी वर्क के अंदर या किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी आइटम है उसकी रेट निकालने के लिए उसके अंदर जो भी मेटेरियल की आवश्यकता पड़ रही है, जो भी लेबर की आवश्यकता पड़ रही है, सॉरी जो भी मेटेरियल की कॉस्ट है, जो भी लेबर की कॉस्ट है, अदर मशीनरी या उन सबको या उन रेट को प्रभावित करने वाले कारक को डिसाइड करते हुए उसकी रेट डिसाइड करना किसी भी आइटम की क्या कहलाता है भाई, आपका एनालिसिस ऑफ रेट या रेट एनालिसिस कहलाता है। ठीक है, चलिए मैं रब कर देता हूं इसको। तो ये तो बात होगी हमारी रेट एनालिसिस की। अब आगे बात करते हैं हम कि रेट एनालिसिस जो है क्यों करते हैं, क्यों हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है, नीड ऑफ रेट एनालिसिस, या अपने बात करें इंपोर्टेंस ऑफ रेट एनालिसिस, या अपने बात करें पर्पस ऑफ रेट एनालिसिस। रेट एनालिसिस करने का क्या उद्देश्य है हमारे पास में, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ती है, वो सब कुछ अपन बात करते हैं। तो देखो रेट एनालिसिस करने का क्या महत्व है, क्या इसका उद्देश्य है। किसी भी आइटम की अगर अपन रेट एनालिसिस कर लेंगे, दर विश्लेषण कर लेंगे, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा भाई, हमें उस आइटम की एक्चुअल कॉस्ट प्राप्त हो जाएगी, हमें उस आइटम की एक्चुअल कॉस्ट प्राप्त हो जाएगी। यानी आपका एक ब्रिक था, जैसे कि अपन यही देखते हैं कि एक ब्रिक जो है, जैसे कि मैंने एक ब्रिक मंगवाई, मान लो जैसे कि मैंने 500 कोई ब्रिक मंगवाई, तो मैं ये नहीं देखूंगा कि ब्रिक जो है वो आई तो उसके सारे जो बंदे आए उनको मैंने कितना चार्ज दिया, उसको ट्रांसपोर्टेशन का कितना चार्ज दिया, फिर बाद में जो मेरी ब्रिक लगी उसके अंदर जो मजदूरों ने काम किया, ठीक है, उन्होंने क्या रेट ली, ठीक है, यानी मैं वो सब कुछ नहीं देखूंगा। लेकिन जब मैं दर का विश्लेषण करूंगा तो मैं उसकी एक्चुअल कॉस्ट पता कर लूंगा। एक्चुअल कॉस्ट में ये पता कर लूंगा कि यार ये जो मेरी ब्रिक है वो एक ब्रिक मेरी कितने रुपए की पड़ी है, ठीक है। यानी मैं किसी भी आइटम की एक्चुअल कॉस्ट जब भी बात करूंगा तो उसके लिए मेरे पास में क्या होना चाहिए भाई, दर विश्लेषण होना चाहिए। तो दर विश्लेषण से अपन ये कह सकते हैं कि किसी भी आइटम की एक्चुअल कॉस्ट हमें प्राप्त हो सकती है। दूसरा, शेड्यूल ऑफ रेट को रिवाइज करने। तो देखिए मान लो जैसे कि आपने किसी आइटम का रेट एनालिसिस कर रखा है, अब हो सकता है कि भाई आपका किसी, जैसे आपने रेट एनालिसिस कर लिया, हो सकता है कि भाई किसमें कुछ मेटेरियल की ज्यादा क्वांटिटी ज्यादा लग गई, किसी मेटेरियल की क्वांटिटी थोड़ी कम लग गई, या किसी बंदे ने थोड़ा सी कॉस्ट ज्यादा ले ली, किसी बंदे ने काम बीच में छोड़ दिया तो किसी दूसरे बंदे को लाया गया, यानी हो सकता है कि उसकी वजह से उसकी जो रेट है वो थोड़ी सी क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए। तो उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, उसकी शेड्यूल ऑफ रेट को रिवाइज कर सकते हैं। रिवाइज का मतलब दोबारा बना सकते हैं। तो दोबारा बनाने के लिए भी अपन को किसकी आवश्यकता पड़ती है भाई, रेट एनालिसिस की आवश्यकता पड़ती है। एक्स्ट्रा कॉस्ट की कैलकुलेशन में, ठीक है, एक्स्ट्रा कॉस्ट का मतलब हो गया कि जैसे कि मैं अभी यही मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हमारे साइट पर
वही वर्क होता है जो हमें दिखता है, जैसे कि आपका अर्थवर्क हो रहा है, फिर आपका सुपरस्ट्रक्चर का काम हो रहा है, लेकिन ऐसे बहुत से वर्क होते हैं जो हमें दिखते नहीं है, या बहुत सी ऐसी कॉस्ट होती है जो अपन को नहीं दिखती है। जैसे कि मैंने बहुत से आपको एग्जांपल दिया, साइट पर चाय पानी का खर्चा हो गया, किसी एक्सटीरियंट का खर्चा हो गया, मशीनरी पर जो वेस्ट हो रहा है उस पर जो खर्चा हो गया, ठीक है। तो वो सारा कुछ हमारा कॉस्ट होता है, यानी उसको अपने एक्स्ट्रा कॉस्ट बोल सकते हैं। तो उनके डिसाइड करने में भी अपन को रेट एनालिसिस की आवश्यकता पड़ती है। मटेरियल को इकोनॉमी वाइज यूज करने में, ठीक है, कोई मटेरियल है, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, कोई ब्रिक है, ठीक है, उसका मैं किस प्रकार से उसको मैं किफायती तरीके से यूज कर सकता हूं, इकोनॉमिकल कैसे मैं इसको यूज कर सकता हूं, उसके लिए भी मैं दर का विश्लेषण मेरे पास में आवश्यकता पड़ेगी। तो ये 4 पर्पस हो गए हमारे रेट एनालिसिस करने के, ये 4 पर्पस हो गए। आगे बात करते हैं अब कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिन पर आपका रेट एनालिसिस जो है वो क्या करता है, डिपेंड करता है, लेकिन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर रेट एनालिसिस प्रभावित करता है। तो आपको ही पता है, ये आप खुद लिख सकते हो, वे किसी भी आइटम की रेट यानी दर का विश्लेषण आपको करना है किसी भी आइटम का, तो उसकी रेट किन किन कारकों पर प्रभावित हो सकती है। तो पहला तो हो गया भाई लोकेशन ऑफ साइट, साइट की लोकेशन क्या है। अगर आपकी साइट ऐसी जगह है जहां से लेबर जो है, मटेरियल जो है, उनको डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, ठीक है, तो उस स्थिति में वहां पर जो भी आइटम यूज में लिया जा रहा है, जो भी लेबर यूज में जा रहा है, उसकी रेट भी क्या होगी, प्रभावित होगी। और आपकी लोकेशन साइट भी ऐसी है जहां पर हर चीज अवेलेबल हो रही है, ठीक है, तो उसकी आइटम थोड़ी सी आपको रेट की, उसकी जो रेट होगी थोड़ी सी कम होगी। दूसरा है अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल एंड लेबर। आपकी जो साइट है जहां पर भी है, जैसे मान लो आप बीकानेर के, मान लो किसी एक, सपोज मान लो आप कोई भी सिटी मान लो, आपकी सिटी है, आपका जो वर्क है वो सिटी में ना होकर थोड़ा सा आउटर एरिया में पड़ जाता है, तो जहां पर भी एरिया होगा तो वहां से हमारा टारगेट ही होगा कि भाई जहां पर भी हमारा वर्क हो रहा है वहां पे जो लोकल स्टाफ जो अवेलेबल है या लोकल जो मटेरियल अवेलेबल है सबसे पहले उनको कलेक्ट किया जाए, क्योंकि उससे क्या होगा कि उसकी जो रेट होगी कम होगी। जैसे कि मान लो आपका वर्क जो है वो बीकानेर से 100 किलोमीटर बाहर लग रहा है, ठीक है, तो हम ये थोड़ा चाहिए कि हम जो लेबर यूज ले रहे हैं, हम जो मटेरियल यूज ले रहे हैं वो हम बीकानेर से मंगवाएं। क्यों मंगवाएं? क्योंकि हमको जो 100 किलोमीटर का जो चार्ज है वो भी तो देना होगा लेबर को, वो भी तो हमें मटेरियल के लिए वेस्ट करना पड़ेगा। तो हमारा जो भी लोकेशन है साइट की, वहां पर मटेरियल कैसे अवेलेबल, मटेरियल की अवेलेबिलिटी क्या है और लेबर की अवेलेबिलिटी क्या है, इन पर भी आपकी रेट जो है वो डिपेंड करती है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेबर। अब डिफरेंट टाइप के जो लेबर होते हैं, मैंने जैसे आपको बताया जो डिफरेंट वर्क होता है उसकी लेबर भी क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे कि आपको चिनाई का काम करना है तो उसकी लेबर अलग होगी, आपको प्लास्टर काम करना है उसकी लेबर अलग होगी, आपका आरसीसी वर्क है तो उसकी लेबर अलग होगी, पीसीसी काम है तो उसकी लेबर अलग होगी, ठीक है, साइड में मान लो कोई प्लम्बरिंग का काम है तो उसका लेबर अलग होगी। तो अलग अलग लेबर जो है तो उसके लिए रेट भी उसकी क्या होगी, अलग अलग होगी, तो उस पर भी आपका रेट एनालिसिस प्रभावित होता है। नेक्स्ट है मटेरियल की क्वालिटी एंड देयर रेट। ये आपको पता ही है, अगर आप सस्ता मटेरियल यूज करोगे तो उसकी रेट आपको थोड़ी कम मिलेगी, जितना ज्यादा बढ़िया मटेरियल यूज करोगे तो उसकी रेट भी क्या होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी, तो वो भी एक रेट एनालिसिस को दर के प्रभावित करेगा, ठीक है। रेट जितनी में ज्यादा क्वालिटी बढ़ेगी तो रेट भी उसकी क्या होगी, मटेरियल की बढ़ेगी। प्रॉफिट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। अब कॉन्ट्रैक्टर जो है कोई भी वर्क करने में कितना प्रॉफिट ले रहा है तो उस पर भी क्या होती है, रेट एनालिसिस प्रभावित होती है। नेक्स्ट है स्पेसिफिकेशंस ऑफ वर्क है उसका स्पेसिफिकेशंस क्या है, पढ़ लिया आपने, विशिष्टियां, मटेरियल एंड मोटर प्रोपोर्शन। जो भी आपका वर्क है उसके अंदर आपका मटेरियल जो है या फिर जो भी आपने जो यूज किया है, मोटर जो यूज किया है उसका रेशियो आपने क्या लिया, मैंने आपको बताया था। जैसे ग्रेड की बात की थी मैंने, जैसे कि एक तो M5 कंक्रीट की ग्रेड है और एक M25 कंक्रीट की ग्रेड, तो मैंने आपको बताया था कि दोनों के अंदर क्या डिफरेंस बताया था मैंने। जैसे जैसे ग्रेड बढ़ती जाएगी कॉस्ट तो बढ़ती जाएगी, साथ साथ में स्ट्रेंथ भी क्या होगी भाई, बढ़ती जाएगी, ठीक है। 5 वाली में थोड़ी कॉस्ट कम लगेगी, ठीक है, 25 वाली में कॉस्ट क्या होगी, ज्यादा लगेगी, ठीक है ना। तो यही चीज है, इस पर भी आपका रेट एनालिसिस जो है वो प्रभावित होता है, इस पर निर्भर करता है। तो ये हमारे पॉइंट हो गए। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया कि भाई रेट एनालिसिस क्या होती है, उसकी डेफिनेशंस के बारे में हमने बात कर ली। फिर हमने पढ़ा कि भाई रेट एनालिसिस करने का क्या क्या उद्देश्य है, उद्देश्य हमने पढ़ लिए। फिर हमने बात की कौन से ऐसे कारक हैं जिन पर रेट एनालिसिस प्रभावित होती है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तुमने। तो ये कुछ हमारा टॉपिक हो गया। पहला टॉपिक, बड़ा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रेट एनालिसिस क्या होता है 6 मार्क्स का, तो ये सब कुछ लिख देना, डेफिनेशन, पर्पस, फैक्टर्स भी पूछ ले तो फैक्टर्स लिख देना, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ डेफिनेशंस हैं इस चैप्टर के अंदर, पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये आपको पता होनी चाहिए, हो सकता है 2 मार्क्स में पूछ ले आपसे। उन डेफिनेशंस के बारे में अपन बात कर लेते हैं, और किसी न किसी आपसे इंटरव्यू में या आपका जो प्रैक्टिकल होने वाला है एग्जाम से पहले या एग्जाम के बाद जो भी डिसाइड करता है बोर्ड, उसके अंदर ये आपसे पूछी जा सकती है। चलिए डेफिनेशंस या इंपॉर्टेंट टर्म्स कुछ भी आप लिख सकते हो, हेडिंग लिख सकते हो, ठीक है। पहली आती है भाई आपके अर्नेस्ट मनी। पहली क्या आती है भाई? पहली आपकी आती है अर्नेस्ट मनी। क्या होती है इसके बारे में अपने बात कर लेते हैं। अर्नेस्ट मनी क्या होती है इसके बारे में अपने बात कर लेते हैं। देखो अर्नेस्ट मनी क्या होती है कि जैसे कि कोई भी आपका डिपार्टमेंट है, कोई भी आपका फर्म है, जो क्या करती है, टेंडर इनवाइट करती है। जैसे कोई भी वर्क है उसके लिए टेंडर को क्या किया जाता है, इनवाइट किया जाता है। आपने नोटिस भी किया होगा न्यूज़पेपर के अंदर, जो वर्क होता है उसका टेंडर आता है कि वर्क है, मान लो रोड के किनारों पर पेड़ पौधों का कार्य, रोड के ऊपर डामर का कार्य है, ठीक है। आगे लिखा होगा, लोकेशन लिखी होगी, भाई लोकेशन यहाँ पर है, बोर्ड का मतलब डिपार्टमेंट का नाम भी लिखा होगा ऊपर में, ठीक है। और नीचे कोस्ट लिखी होगी कि हम इसको इतना कोस्ट दे सकते हैं, नीचे टाइम पीरियड भी लिखा होगा, इतने टाइम के अंदर आपको करना है। तो एक टेंडर इनवाइट किया जाता है डिपार्टमेंट के थ्रू या किसी फर्म के थ्रू, ठीक है। अब जो भी कॉन्ट्रैक्टर है या जो भी एजेंसी उस वर्क को करती है, ठीक है, टेंडर इनवाइट किया जाता है। अब जो भी कॉन्ट्रैक्टर है या जो भी एजेंसी उस काम को करने के क्या है, इंटरेस्टेड है, तो वो क्या करेगी, टेंडर फॉर्म भरेगी, या टेंडर का जो भी ये इनवाइट होगा तो टेंडर फॉर्म वो फिल करेगी। तो टेंडर फॉर्म को फिल करते वक्त टेंडर को वो फॉर्म फिल करेगी। फॉर्म फिल के अंदर लिखेगी, जैसे कि मैं मान लो कॉन्ट्रैक्टर हूं, मुझे वो काम करने में रुचि है, तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा कि यस मेरा नाम ये है, मैं इतने साल हो गए, मैं कॉन्ट्रैक्ट जो भी अपने सारी डिटेल्स में उसके अंदर लिख दूंगा, और इसकी टेंडर होगा, इसका क्या होगा भाई, इसका कॉस्ट होगा, इस प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट होगा। जैसे मान लो कितना कॉस्ट है भाई, 10 लाख कॉस्ट है, 10 लाख रुपए मुझे मिलेंगे कार्य को पूर्ण करने पर। तो मुझे क्या करना होगा, जब टेंडर का मैं फॉर्म भरूंगा, टेंडर का फॉर्म को मैं फिल करूंगा, और जब मैं अपना टेंडर फॉर्म फिल करवाऊंगा, यानी डिपॉजिट करवाऊंगा, जमा करवाऊंगा, तो मुझे क्या होगा भाई, डिपॉजिट करते वक्त मुझे टोटल कॉस्ट का 2% मुझे, जो भी डिपार्टमेंट है या जो भी फर्म है जिसने ये टेंडर को इनवाइट किया है, उसको मुझे देना पड़ेगा, ठीक है। अगर मेरा टेंडर सेलेक्ट हो जाता है या मेरा फर्म सेलेक्ट हो जाता है, तो उस स्थिति में मेरे ये 2% है वो जमा हो जाएंगे। अगर सेलेक्ट नहीं होता तो उस स्थिति में क्या होगी, जो 2% है वो मुझे वापस मिल जाएगी। अब 10 लाख का 2% कितना बनता है, उतना मुझे एक बार टेंडर जमा करवाते वक्त देने पड़ेंगे। तो उसकी डेफिनेशन में आप क्या लिखोगे, डेफिनेशन में आप लिखोगे कोई भी डिपार्टमेंट है या कोई भी फर्म है, जब टेंडर इनवाइट करती है, तो जो भी कॉन्ट्रैक्टर या जो भी एजेंसी उस कार्य को करने में रुचि दिखाती है, वो टेंडर जमा करवाते वक्त टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट का 2% साथ में जमा करवाता है। यदि उसका टेंडर सेलेक्ट कर लिया जाता है, टेंडर फॉर्म या जो भी उसको टेंडर दे दिया जाता है, तो उस स्थिति में वो 2% उसके ले लिए जाते हैं। अगर वो टेंडर उसका सेलेक्ट नहीं करते, डिसेलेक्ट कर लेते हैं, तो उस कंडीशन में उसको 2% वापस दे देते हैं। तो ये जो मनी होती है 2%, इसी को ही अपने क्या कहते हैं भाई, अर्नेस्ट मनी कहते हैं। जो भी कॉन्ट्रैक्टर या जो भी एजेंसी अपने जब टेंडर जमा करवाती है, जमा करवाने के समय जो वो 2% देती है, उस 2% की मनी को या 2% की कॉस्ट को अपने क्या कहते हैं भाई, 2% की कॉस्ट को अपने कहते हैं अर्नेस्ट मनी। हो सकता है आपसे किसी इंटरव्यू में वाइवा में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिक्योरिटी मनी। नाम से ही पता चल रहा है भाई, ठीक है। ये पूरा आधा पेज का है, आपको मिल जाएगा इसके पीडीएफ के अंदर। यहाँ तो मैंने शॉर्ट में समझा दिया, ठीक है ना, सबको समझा दिया भाई। 2% दिया जाता है टोटल कॉस्ट का, कब वापस मिलेगा, यदि इसको वापस जिसका डिसलेक्ट होगा उसको तो वापस आत्मा दे देंगे, जिसका सेलेक्ट हो जाएगा उसको कब वापस देंगे, उसके बारे में भी बात करेंगे। नेक्स्ट होती है भाई आपके सिक्योरिटी मनी। सिक्योरिटी मनी क्या होती है, देखो ऊपर वाले की दोबारा अपन बात करते हैं। मैंने आपको बताया कि भाई कोई भी डिपार्टमेंट है या कोई भी फर्म ने किसी काम को स्टार्ट करवाया है, ठीक है। अब जैसे कि मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, मैंने इस कार्य को रुचि दिखाई, तो मैंने टेंडर फॉर्म जमा करवाया, जमा करवाते मैं क्या करूंगा, टोटल कॉस्ट का कितना जमा कराऊंगा, साथ में 2% जमा करवाऊंगा। ये जो 2% मनी होती है इसको क्या कहते हैं भाई, अर्नेस्ट मनी होती है। अब आगे क्या होता है, अब जो भी डिपार्टमेंट है उसके पास में 2% आ चुका है। अब उसने जैसे कि मेरे को सिलेक्ट कर लिया, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं तो मेरे को उसने सिलेक्ट कर लिया कि यस आप ये काम कर सकते हैं।
अब उन्होंने अपनी तरफ से एक लेटर मुझे दे दिया, या फिर अपने ऐसा मान लो कि भाई कार्य को स्टार्ट करने की परमिशन मुझे दे दी, उन्होंने डिपार्टमेंट ने कार्य को स्टार्ट करने की परमिशन मुझे दे दी। तो उस स्थिति में क्या होता है कि जैसे कि मेरे को परमिशन मिल चुकी है कॉन्ट्रैक्टर को कार्य को स्टार्ट करने की, तो क्या होगा कि मैं सीधे कार्य को स्टार्ट नहीं करवा सकता, सीधे ही मैं कार्य को स्टार्ट नहीं करवा सकता। मुझे अपने डिपार्टमेंट को या जिस भी फर्म ने टेंडर को इनवाइट किया है उसको क्या करना होगा भाई, उसको ऐसा विश्वास दिलाना होगा कि ये जो कार्य आपने मुझे दिया है, जो आपने मुझे सौंपा है, ये मैं कंप्लीट पूरा करूंगा, बीच में छोड़ के भागूंगा नहीं। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, 10% सिक्योरिटी मनी के रूप में अपने डिपार्टमेंट को जमा करवानी पड़ेगी कार्य को शुरू करने से पहले। तो 2% तो आपने दे ही दिया है, साथ में 8% और देके टोटल कितना देना होता है भाई, टोटल 10% देना होता है टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट का। तो इसके अंदर क्या लैंग्वेज आप लिखोगे, तो आपसे पूछ ले अर्नेस्ट मनी कितनी होती है 2%, सिक्योरिटी मनी कितनी होती है 10%, 2 और 8 मिलकर कितनी होती है भाई 10%। सिक्योरिटी मनी आप क्या लिखोगे आप जब किसी कॉन्ट्रैक्टर का टेंडर जो है वो सिलेक्ट कर लिया जाता है, तो कार्य को या उसको कार्य करने की स्वीकृति मिल जाती है, तो कार्य को शुरू करने से पहले उसे अपने डिपार्टमेंट को टोटल प्रोजेक्ट का कॉस्ट का 10% जमा करना होता है, अर्थात सिक्योरिटी अर्नेस्ट मनी के साथ में 8% और ऐड करके 10% सिक्योरिटी मनी के रूप में डिपार्टमेंट को जमा करवाना होता है। ये सिक्योरिटी मनी जो होती है वो एक तरह से विश्वास होता है कि यस मैं इस काम को कर सकता हूं और मैं इस काम को बीच में छोड़ के नहीं भागूंगा। अब बात करते हैं अपने कि जो अर्नेस्ट मनी होती है, सिक्योरिटी मनी होती है, ये जो भी फर्म है, जो भी डिपार्टमेंट है, वापस कब देता है, तो देखो ये वापस कब देता है, जब आपका वर्क क्या हो जाता है भाई, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, वर्क कंप्लीट के 6 मंथ बाद में वापस देता है, या वर्क कंप्लीट के 1 मानसून पीरियड जो भी पहले आता है इन दोनों में उसमें दे देता है। जैसे कि मान लो गर्मी चल रहा था, गर्मी खत्म हुई, सर्दी स्टार्ट हुई, तो उसको ये जो भी सिक्योरिटी मनी है वो 10% वापस दे दी जाती है। ठीक है, और बीच में छोड़ के भाग गया तो ये सिक्योरिटी मनी इसको नहीं देंगे, उस कंडीशन में सिक्योरिटी मनी उसकी जमा हो जाएगी। ठीक है, तो 2 मैंने डेफिनेशन आपको बताई है, अर्नेस्ट मनी, सिक्योरिटी मनी। दोबारा सुन लो, अर्नेस्ट मनी क्या होती है, जब किसी कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर इसको जमा करवाता है तो उस स्थिति में वो क्या करता है, टेंडर जमा करवाते वक्त टेंडर फॉर्म के साथ में 2% टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का वो साथ में जमा करवाता है, जिसे अपने अर्नेस्ट मनी कहते हैं। सिक्योरिटी मनी क्या लिखोगे, अब कॉन्ट्रैक्टर को परमिशन मिल जाती है कार्य करने की, तो कार्य करने से शुरू करने से पहले टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट का 2% प्लस 8% 10% वो क्या करेगा, उसको जमा करवाएगा, जो सिक्योरिटी के रूप में जमा करवाएगा। और ये तो मिनिमम मतलब मस्ट है, जमा करवानी पड़ेगी, जो उसको वर्क कंप्लीट के 6 मंथ बाद में, या फिर मतलब जब भी वर्क कंप्लीट होता है, जैसे 2 साल का काम था, 2 साल कंप्लीट हो गया, अब 2 साल कंप्लीट हो गया तो नहीं देंगे, 2 साल कंप्लीट होने के भी 6 मंथ बाद में, 6 महीने भी वो देखेंगे, उसके बाद में उसको देंगे, या फिर 1 मानसून पीरियड जो भी पहले आता है उसके बाद में उसको ये वापस दे दी जाती है। चलिए ये सब कुछ आपको पीडीएफ में मिल जाएगा बढ़िया तरीके से, यहाँ तो मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ, ये सारे कुछ आपके काम के लायक है ना। चलिए आगे बात करते हैं, आगे आता है भाई अपना 3rd नंबर, फुटकर है, इंपॉर्टेंट है अभी तक तीनों में से। फुटकर है, इसको अपने क्या कहते हैं भाई इंग्लिश के अंदर, कंटीजेंसी चार्जेस। ये मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, फुटकर में क्या होता है, और टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट का या टोटल जो एस्टिमेट बनता है उसकी कॉस्ट का कितना % लिया जाता है, 3 से 5% लिया जाता है। मैंने आपको बताया था कि जब भी वर्क होता है, कोई भी प्रोजेक्ट है, ठीक है, जब उसका एस्टिमेट प्रिपेयर किया जाता है तो अपन वही कॉस्ट देखते हैं जो अपन को दिख रही होती है, लेकिन उसके अंदर बहुत सी ऐसी कॉस्ट होती है जो एक्चुअल में लगती है लेकिन अपन को दिखती नहीं है। जैसे कि चाय पानी का खर्चा हो गया, आपका साइड पे कोई एक्सीडेंट हो गया तो उस पर जो भी खर्चा बन रहा है वो हो गया, मशीनरी पर जो भी रिपेयर वर्क का है वो हो गया, या अदर जो भी, ठीक है ना, छोटा मोटा जो भी खर्चा होता है, फर्नीचर को लेके आए हो आप साइड पैसे बैठने के लिए, ठीक है, या जो भी छोटा मोटा जो भी खर्चा है वो सारा कुछ इंक्लूड करके अपन एक टर्म बना लेते हैं उसको, जिसको अपन कहते हैं कंटीजेंसी चार्जेस, फुटकर बैक कहते हैं, जो टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट का कितना % लेते हैं भाई, 3 से 5% लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारा वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट। नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट डेफिनेशन है भाई हमारा वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, तो देखो क्या होता है, देखो क्या होता है कि जैसे कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, मान लो प्रोजेक्ट था, ठीक है, जैसे मान लो जैसे कि राजस्थान का के अंदर कोई वर्क चल रहा है और जो
कंपनी है वो आउट ऑफ राजस्थान की, गुजरात की कोई कंपनी है, ठीक है। तो उसके अंदर जो लेबर वर्क करेगी, ठीक है, हो सकता है कि उसने पहले से डिसाइड करी हो, ठीक है, गुजरात की लेके आया हो, इंजीनियर्स को भी वहीं से लेके आया हो, ठीक है, मेटल की भी उसने पहले से बात कर रखी हो। लेकिन क्या होता है कि कुछ ऐसे वर्कर्स होते हैं जिन्हें लोकल ही लगाए जाते हैं, और कुछ ऐसे वर्कर्स होते हैं जिनको फिक्स नहीं किया जाता, मतलब कार्य जब तक चलता है, जब तक उनको फिक्स कर लिया जाता है, और जैसे कार्य कंप्लीट होता है उनको हटा दिया जाता है। जैसे कि साइट के ऊपर जो भी लोकल स्टाफ है, ठीक है, जैसे कि चौकीदार हो गया, ठीक है, जैसे साइट है, साइट पर जैसे कि रात के टाइम में क्या है कि भाई मेटल के लिए या जो भी काम चल रहा है उस पर मान लो उसकी निगरानी के लिए अपने लोकल एक चौकीदार रख दिया या कोई सुपरवाइजर रख दिया, ठीक है, फायरमैन, मतलब और भी छोटे छोटे ऐसा मान लो आपने ऐसे वर्कर रख दिए जिनको जब तक कार्य चलता है, जब तक उनको रखा जाता है, जैसे ही कार्य कंप्लीट होता है उनको उनकी सेवाओं से उनको मुक्त कर दिया जाता है। तो वो सब किसके अंदर आते हैं भाई, वो सब आपके वर्क चार्ज एस्टेब्लिश के अंदर, बाकी पीडीएफ के अंदर आपको ये मिल सकता है। नेक्स्ट है भाई टूल्स एंड प्लान्स, कि जब भी रेट एनालिसिस किया जाता है तो टूल एंड प्लान्स जो है उसका रेट कितना दर्ज किया जाता है। तो जब मुझे रेट एनालिसिस करना है तो टूल एंड प्लान्स का मैं एस्टिमेट जब प्रिपेयर करूंगा, रेट जब एनालिसिस करूंगा, तो टोटल प्रोजेक्ट का 1 से 1.5% टूल एंड प्लान्स के लिए जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट का चार्ज। तो डिपार्टमेंट जो है कोई भी कार्य को करवाता है तो वो अपना चार्ज कितना लेता है भाई, तो डिपार्टमेंट अपना कार्य का चार्ज लेता है भाई लगभग 10 से 15%, ठीक है। नेक्स्ट है भाई आपका, चलिए ये कुछ बेसिक डेफिनेशन होगी, 5 डेफिनेशन मैंने आपको बता दी जो आपसे पूछा जा सकता है। अभी डेफिनेशन हो रहा है उससे पहले एक छोटा सा अपना टॉपिक पढ़ लेते हैं, वर्क के प्रकार, टाइप्स ऑफ वर्क। जो वर्क होते हैं साइट पर, ठीक है, वो कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्क जनरली 3 प्रकार के होते हैं। एक आता भाई आपका पैटी वर्क, एक आता भाई आपका माइनर वर्क, और एक आता भी आपका मेजर वर्क। नाम से ही पता चल रहा है कि छोटा होगा ये, थोड़ा बड़ा होगा ये, उससे बड़ा। देखो माइनर वर्क किसको कहते हैं कि कोई भी वर्क है उसकी जो कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है वो 50,000 रुपए, टोटल कॉस्ट जो है किसी प्रोजेक्ट की 50,000 रुपए से कम है या 50,000 रुपए तक है, तो उस स्थिति में उस वर्क को अपने क्या बोलेंगे भाई, पेटी वर्क की श्रेणी के अंदर आएगा। किसी भी प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो 50,000, किसी वर्क की कॉस्ट जो है 50,000 से 2 लाख तक, 50,000 से 2 लाख तक है, तो उस स्थिति में उस वर्क को अपने क्या बोलेंगे भाई, माइनर वर्क, ठीक है। और किसी भी प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो 2 लाख रुपए से क्या है भाई, ज्यादा है, तो वो किस श्रेणी के अंदर आएगा भाई, वो आएगा आपका मेजर वर्क की श्रेणी के अंदर आएगा, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास के अंदर जैसे कि अपन रेट एनालिसिस को स्टार्ट किया, थ्योरी पोर्शन के अंदर रेट एनालिसिस को रिव्यू पढ़ा, फिर कुछ डेफिनेशंस पढ़ी, ये कुछ बेसिक चीजें अपन ने पढ़ी। आगे अपने कुछ और इसके अंदर है डेफिनेशंस वगैरह है जो अपने नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। बाकी जो उसका न्यूमेरिकल का पोर्शन है वो अपने ऑफलाइन मोड पे स्टार्ट करेंगे। तो आज के लेक्चर को अच्छे से देख लेना, इसके नोट्स प्रिपेयर कर लेना, साथ साथ में जो भी आपको पीडीएफ मिल गई उसको देखते हुए अच्छे नोट प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। नहीं करना चाहते हो नोट्स, जैसे कि नहीं बढ़ाना चाहते हो तो उस पीडीएफ का प्रिंट आउट करा लो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।